यह पुस्तक किसके लिए है? क्या आप महत्वपूर्ण कार्यों को टालते रहते हैं? क्या आप अक्सर बेचैनी महसूस करते हैं और काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं? क्या आपको उन महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में उत्साहित होने में परेशानी होती है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं? यदि हाँ, तो आपको डोपामाइन डिटॉक्स की आवश्यकता हो सकती है। आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं, ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। हम लगातार उत्तेजित हो रहे हैं, बेचैन महसूस कर रहे हैं, अक्सर बिना जाने क्यों। जब उन प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का समय आता है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने में सक्षम बनाएंगे, तो हम अक्सर करने के लिए कई अन्य चीजें ढूंढ सकते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर काम करने के बजाय हम बाहर घूमने निकल सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, अपने ईमेल जांच सकते हैं या अपनी फाइलों को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। हर चीज एक महान विचार की तरह लगती है, उस चीज को छोड़कर जो हमें करना चाहिए। जैसा कि हम हर दिन इसी पैटर्न को दोहराते हैं, हम अपने सबसे बड़े लक्ष्यों और ऊंचे सपनों को अपनी उंगलियों के बीच फिसलने दे सकते हैं। हम कमजोर प्रदर्शन करते हैं और अपनी क्षमता से बहुत कम हासिल करते हैं, और गहराई से हम इसे जानते हैं, जो हमारे आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है और हताशा, निराशा, उदासीनता, ईर्ष्या या यहां तक कि क्रोध भी पैदा करता है। लेकिन यह इस तरह से होना जरूरी नहीं है। जब आप विकर्षणों को दूर करना और उत्तेजना और बेचैनी की इस निरंतर स्थिति से दूर जाना सीख जाते हैं, तो आप अपने अधिकांश चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकते हैं। लगातार ऐसा करने से आप अधिक उत्पादक बन जाएंगे और परिणाम स्वरूप बहुत अधिक खुश होंगे। क्या आप अनावश्यक उत्तेजनाओं को त्यागने और अपना ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए तैयार हैं, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें? अधिक विशेष रूप से 48 घंटे डोपामाइन डिटॉक्स में आप सीखेंगे कि कैसे अत्यधिक उत्तेजना को दूर करें और काम के दौरान ध्यान केंद्रित और शांतिपूर्ण महसूस करें। उन प्रमुख कार्यों पर काम करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित महसूस करें, जो आपको अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे। टालमटोल करने के बजाय अनुत्पादक गतिविधियों और विकर्षणों को दूर करें और अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाएं, और भी बहुत कुछ। यदि उपरोक्त पाठों में से किसी में आपकी रुचि है तो पढ़ें। परिचय मुझे बताओ कि क्या यह तुम हो। आप जानते हैं कि यदि आप केवल एक विशिष्ट कार्य निपटा सकते हैं, तो इसका आपकी उत्पादकता के समग्र स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। शायद इससे आपकी पदोन्नति पाने की संभावना बेहतर हो जाएगी, या शायद यह आपके मानसिक या शारीरिक कल्याण को बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप कभी भी आरंभ नहीं करेंगे। सुबह सबसे पहले अपने लक्ष्य पर काम करने के बजाय आप अपने ईमेल चेक करते हैं, अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को देखते हैं या अपने फेसबुक न्यूज फीड को स्क्रॉल करते हैं। जल्द ही वह महत्वपूर्ण कार्य कम और आकर्षक लगने लगेगा। आप अपने आप से कहें कि आप बस एक और कॉफी लेंगे, या आप सिर्फ एक और यूट्यूब वीडियो पर क्लिक करेंगे। लेकिन जितना अधिक आप अपने कार्य में देरी करेंगे, उसे शुरू करना उतना ही कठिन हो जाएगा। यह ऐसा है मानो आपके और आपके कार्य के बीच एक अदृश्य मानसिक बाधा उत्पन्न हो गई है, और इस बाधा को दूर करना असंभव लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? यदि हाँ, तो आपको इस पुस्तक से बहुत लाभ होगा। इसमें हम एक सरल विधि पेश करेंगे जिसका उपयोग आप अत्यधिक उत्तेजना से बचने और अपने प्रमुख कार्यों को निपटाने को आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। तो क्या आप चुनौती के लिए तैयार हैं? भाग आई में डोपामाइन और इसकी भूमिका। हम बताएंगे कि डोपामाइन वास्तव में क्या है और यह कैसे काम करता है। इस अनुभाग को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप अपने फोन की जांच करना क्यों बंद नहीं कर सकते, सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर सकते, या अत्यधिक वीडियो देखना क्यों बंद नहीं कर सकते। भाग 2 में समस्या हम देखेंगे कि इन दिनों डोपामाइन एक मुद्दा क्यों हो सकता है। इस भाग में आपको पता चलेगा कि आपके डोपामाइन ट्रांसमीटरों को कैसे हाईजैक कर लिया गया है, और यह एक बड़ी चुनौती क्यों हो सकती है। भाग 3 में डिटॉक्स के लाभ। हम उन सभी कारणों की समीक्षा करेंगे जिनके लिए डोपामाइन डिटॉक्स उपयोगी हो सकता है। हम विभिन्न प्रकार के डोपामाइन डिटॉक्स का परिचय देंगे, और हम डोपामाइन के संबंध में कई गलतफहमियों पर चर्चा करेंगे। भाग 2 में एक सफल डिटॉक्स के लिए 3 चरणीय विधि। हम विस्तार से बताएंगे कि आप 3 सरल चरणों में एक प्रभावी डोपामाइन डिटॉक्स कैसे लागू कर सकते हैं। भाग V कार्य करना और विलंब पर काबू पाना में हम आपको काम पर वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस खंड में आप सीखेंगे कि अपने दिन की प्रभावी ढंग से योजना कैसे बनाएं और ध्यान केंद्रित रहने में मदद करने के लिए विकर्षणों को कैसे दूर करें।
अंत में भाग 6 में डोपामाइन रिलैप्स से बचने के लिए हम कुछ सरल उपकरणों और तकनीकों के माध्यम से काम करेंगे ताकि आप अति उत्तेजना से बच सकें और लंबे समय तक अपने प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित रख सकें। आइए शुरू करें। क्या हम भाग आए डोपामाइन और इसकी भूमिका। आपने शायद पहले डोपामाइन के बारे में सुना होगा और कम से कम यह क्या है इसके बारे में अस्पष्ट विचार है। इस अनुभाग में हम संक्षेप में डोपामाइन को परिभाषित करेंगे और इसकी भूमिका का वर्णन करेंगे। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें यौन संबंध बनाने या पौष्टिक भोजन खाने जैसे पुरस्कारों की आशा करता है। डोपामाइन हमें उस रोमांचक इनाम को अर्जित करने के लिए कार्रवाई करने की इच्छा देता है जो हमारा इंतजार कर रहा है। ये वह शक्ति है जो हमसे कार्य कराती है। इस प्रकार यह एक बहुत ही उपयोगी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसने हमें जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद की है, और शायद यह आपके और मेरे आज मौजूद होने के मुख्य कारणों में से एक है। कई लोगों के विश्वास के विपरीत डोपामाइन कोई आनंददायक रसायन नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई घटना डोपामाइन की रिहाई को ट्रिगर करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम पसंद करते हैं या उससे आनंद लेते हैं। वास्तव में जब आप बारीकी से ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपको अपेक्षित इनाम मिलेगा, आप अक्सर खालीपन और अधूरापन महसूस करेंगे। सच तो यह है कि किसी भी प्रकार की उत्तेजना आपको कभी भी वह संतुष्टि नहीं दिलाएगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। फिर भी हम में से कई लोग लगातार अत्यधिक उत्तेजित रहते हैं, अगले स्रोत की तलाश में रहते हैं जो डोपामाइन की रिहाई को ट्रिगर कर सके। ऐसा लगता है मानो हम हमेशा अधिक चाहते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते, और जितना अधिक हम उत्तेजना की तलाश करते हैं यह उतना ही बदतर होता जाता है। अब अपने जीवन को देखें। आपको किस चीज की लत है? तुम्हें क्या चाहिए? आपकी उत्तेजना के मुख्य स्रोत क्या है? क्या ये चीजें सचमुच आपको खुश करती हैं? जैसे ही आप इन सवालों पर विचार करेंगे, आप शायद देखेंगे कि आप अत्यधिक उत्तेजक गतिविधियों जैसे वीडियो गेम देखना, सोशल मीडिया में डूबे रहना या ईमेल पढ़ना के आदी हैं। जब आप ये गतिविधियां करते हैं तो आप आत्मनियंत्रण खोने लगते हैं। आप अधिक से अधिक उत्तेजना चाहते हैं, और भले ही वे आपको कोई वास्तविक आनंद या स्थायी तृप्ति न दें, फिर भी आप उन्हें करते रहें। आखिरकार आपको डोपामाइन की अगली खुराक की जरूरत है ना? उत्तेजना की ऐसी स्थिति में कोई भी कार्य जिसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है, उसे करना बहुत कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप आप विलंब करेंगे। आप उस किताब को लिखने में देरी करते हैं जिसकी आपने हमेशा योजना बनाई है। आप उस नए उद्यम को शुरू करना स्थगित कर देंगे, या आप उस महत्वपूर्ण परियोजना को स्थगित कर देंगे जिसके आप प्रभारी हैं। संक्षेप में, विकासवादी दृष्टिकोण से डोपामाइन की भूमिका आपको अपने अस्तित्व या प्रजनन के लिए आवश्यक प्रत्याशित इनाम अर्जित करने के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह डोपामाइन की प्राथमिक भूमिका है। दुर्भाग्य से आज की दुनिया में इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया है, जिसके कई अनपेक्षित परिणाम होते हैं, जैसा कि हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। भाग द्वितीय समस्या। पहले हमने देखा है कि कैसे डोपामाइन विकासवादी दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अनुभाग में हम देखेंगे कि इस न्यूरोट्रांसमीटर का अपहरण क्यों किया गया है, और आज के समाज में हम जिस डोपामाइन जाल का सामना कर रहे हैं उससे खुद को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अधिक का न्यूरोट्रांसमीटर। आप डोपामाइन को अधिक का अणु के रूप में सोच सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना अधिक हमारा वातावरण या क्रियाएं डोपामाइन की रिहाई को ट्रिगर करती हैं, उतना ही अधिक हम डोपामाइन के अपने अगले शॉट को चाहेंगे। वास्तव में यह आत्म सुदृढ़ीकरण तंत्र यह भी बताता है कि कितने व्यसन काम करते हैं। विभिन्न माध्यमों जैसे दवा या शराब का सेवन के माध्यम से लगातार डोपामाइन की रिहाई को ट्रिगर करके नशेड़ी वास्तव में ऐसी उत्तेजना के प्रति अपनी सहनशीलता को मजबूत करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें आनंद की समान अनुभूति का अनुभव करने के लिए मजबूत उत्तेजना की आवश्यकता होती है। हालांकि लत केवल नशीली दवाओं या शराब के सेवन तक ही सीमित नहीं है। सच तो यह है कि कई गतिविधियां कुछ हद तक व्यसनी बन सकती हैं। उदाहरण के लिए जुआ, लिंग, खरीदारी, विचार, चिंतन, वीडियो गेम, व्यायाम, चरम तक, काम। आप कैसे हैं? क्या आप वर्तमान में किसी चीज के आदी हैं? यदि आप किसी निश्चित गतिविधि में शामिल हुए बिना एक दिन भी नहीं बिता सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शायद इसके थोड़े आदी हैं। सौभाग्य से, जैसा कि हम बाद में देखेंगे,
हर दिन हमारे सामने आने वाली उत्तेजना की मात्रा को सीमित करने के कई तरीके हैं, और जैसे जैसे हम उत्तेजक गतिविधियों के प्रति अपना जोखिम कम करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से अपना ध्यान बढ़ाएंगे और अपने उत्पादकता स्तर को बढ़ाएंगे। अब आइए देखें कि आज की दुनिया में आपके डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे हाईजैक किया जा रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आइए उन विशिष्ट चीजों को देखें जिन्हें आप नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। कार्रवाई कदम। अपनी कार्रवाई मार्गदर्शिका का उपयोग करते हुए पिछली स्थिति को लिखें जब आप कुछ करना बंद नहीं कर सके। क्या ऐसी कोई गतिविधियां हैं जिनसे आप पूरे एक दिन दूर नहीं रह सकते? इसे भी लिख लें। आपके डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का अपहरण किया जा रहा है। आपका ध्यान एक दुर्लभ संपत्ति है। यही कारण है कि विपणक आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं। कई ऐप्स आपको फंसाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां जानती हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर जितना अधिक समय बिताएंगे, वे विज्ञापन के माध्यम से उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। शायद उनकी सबसे बड़ी हालिया खोजों में से एक सूचनाओं का उपयोग है। आपने कितनी बार कोई ऐप सिर्फ इसलिए खोला है क्योंकि आपकी स्क्रीन पर एक लाल अधिसूचना पॉपअप हो जाती है, और बाद में आपने कितना समय बर्बाद किया? मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर यह हर साल सैकड़ों घंटों तक चले, और अधिकाधिक परिष्कृत एल्गोरिदम की बदौलत कंपनियां हमें फंसाने में बेहतर हो गई हैं। अमेज़न की पुस्तक अनुशंसा प्रणाली भौतिक किताबों की दुकान द्वारा बनाई गई किसी भी प्रणाली की तुलना में अधिक सटीक और व्यापक है। इसी तरह यूट्यूब सुझावों को अत्यधिक अनुकूलित किया गया है, और फेसबुक का ग्राहक अनुसंधान एल्गोरिदम भी काफी अद्भुत है। प्रदर्शन के रूप में निम्नलिखित प्रयोग आजमाएं। अपने न्यूज फीड पर जाएं, समान विषय पर सुझाए गए कुछ वीडियो देखें और देखें कि क्या होता है। दूसरे दिन मैंने एक बास्केटबॉल वीडियो देखा और तुरंत मुझे एक और वीडियो देखने की अनुशंसा मिली, इसलिए मैंने इसे देखा, और फिर मैंने एक और फिल्म देखी, इत्यादि। अब परिष्कृत एल्गोरिदम के विकास के अपने फायदे और नुकसान हैं। सकारात्मक पक्ष पर वह सामग्री खोजना आसान हो जाता है जिसे आप वास्तव में देखना चाहते हैं। नकारात्मक पक्ष पर एक के बाद एक वीडियो देखने से कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसना आसान हो जाता है। एक तरह से जानकारी खोजने या प्रियजनों के साथ संवाद करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने के बजाय इंटरनेट आपका उपयोग करने वाला बन गया है। यह आपका ध्यान छीनकर आपको अनुत्पादक बनाता है और परिणाम स्वरूप बेचैन कर देता है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे आपके मस्तिष्क को हाईजैक किया जा रहा है। जब भी आप कोई अधिसूचना देखते हैं तो आप उस पर क्लिक करने पर आपको मिलने वाले इनाम की आशा करते हैं, जो आपके मस्तिष्क में डोपामाइन की रिहाई को ट्रिगर करता है। हालांकि यह आपको खुश नहीं करता है या आपको संतुष्ट नहीं करता है, कम से कम लंबे समय तक नहीं। याद रखें, डोपामाइन कोई आनंददायक रसायन नहीं है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तब सक्रिय हो जाता है जब आप किसी संभावित आनंद की आशा करते हैं, और वह आनंद आमतौर पर अस्थायी होता है। नीचे कुछ अन्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आपके डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का अपहरण किया जा रहा है। जब भी आप अपना ईमेल चेक करते हैं तो आप किसी इनाम की उम्मीद कर रहे होते हैं, जो किसी मित्र का संदेश या कोई रोमांचक समाचार हो सकता है। जब भी आप निवेश पोर्टफोलियो या वेबसाइट ट्रैफिक आंकड़े जैसे आंकड़े जांचते हैं तो आप उत्साहजनक संख्याएं देखकर इनाम की उम्मीद करते हैं, और अप्रत्याशितता इसे और अधिक रोमांचक बनाती है। जब भी आप यूट्यूब पर जाते हैं तो आप दिलचस्प या रोमांचक वीडियो देखने की उम्मीद करते हैं। जब भी आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइटों पर जाते हैं तो आप अपने पोस्ट पर लाइक या टिप्पणी, दोस्तों के संदेश या दिलचस्प सामग्री जैसे पुरस्कारों की उम्मीद कर रहे होते हैं। जब आप उपरोक्त किसी भी गतिविधि में संलग्न होते हैं तो आप न केवल अत्यधिक उत्तेजित होने का जोखिम उठाते हैं, बल्कि विचलित भी हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप आप ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता खो देंगे। जो भी कुछ दिनों के लिए इंटरनेट या सोशल मीडिया से दूर रहने में सफल हो गया है, वह समझता है कि ऐसी गतिविधियां समय और फोकस की कितनी बर्बादी हो सकती हैं। आप कैसे हैं? आप अपने डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे हाईजैक होने देते हैं? भोजन लालसा। भोजन के लिए शिकार करना हमारी कार्रवाई के सबसे बड़े चालकों में से एक हुआ करता था। भूख, एक महान पुरस्कार की प्रत्याशा के साथ भोजन हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और जो भोजन हमें सबसे अधिक आनंद देता है वह अत्यधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और अक्सर चीनी युक्त होता है। पॉट्सडैम में जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन के जीव विज्ञानी प्रोफेसर सुजैन क्लॉस के अनुसार
मीठे खाद्य पदार्थों के लिए हमारी लालसा जन्मजात है। चीनी डोपामाइन के स्राव को ट्रिगर करती है और हमें अच्छा महसूस कराती है। उन्होंने लिखा, प्रयोगों से पता चला है कि चीनी और वसा का संयोजन मस्तिष्क की इनाम प्रणाली को उत्तेजित करने में विशेष रूप से प्रभावी है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम चीनी और वसा की अपनी दैनिक खुराक प्राप्त करना पसंद करते हैं, है ना? हालांकि इन दिनों हम में से अधिकांश लोग एक अलग वातावरण में रहते हैं। हालांकि हमें अभी भी अपना पेट भरने की जरूरत है। प्रत्याशा की वह भावना जिसने हमारे पूर्वजों को भोजन की तलाश में प्रेरित किया था, अप्रासंगिक हो गई है। हम बस अपने स्थानीय सुपरमार्केट में जा सकते हैं और जो चाहें खरीद सकते हैं। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और हम में से अधिकांश के लिए भोजन प्रचुर मात्रा में है। फिर भी हमारा जीव विज्ञान वैसा ही बना हुआ है। जब हमें भरपूर भोजन दिया जाता है तो हम अभी भी प्रत्याशा की उस भावना का अनुभव करते हैं। यहीं पर खाद्य उद्योग आता है। इस उद्योग में विपणक हमें उनके उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लाखों खर्च करते हैं। उन्होंने पाया कि चीनी अन्य चीजों के अलावा मिलाकर वे न केवल भोजन को अधिक स्वादिष्ट बना सकते हैं, बल्कि वे हमें और अधिक खाने की लालसा करते हैं। इस कारण से यदि आप किसी भी प्रसंस्कृत भोजन में शामिल सामग्रियों की सूची देखें तो आप उनमें से अधिकांश में चीनी पाएंगे। हालांकि मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि जबकि चीनी की वास्तविक नशे की शक्ति पर बहस चल रही है, यह कोकीन के समान नशे की लत होने की संभावना नहीं है, जैसा कि आपने कुछ ऑनलाइन लेखों में पढ़ा होगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को में बाल चिकित्सा के प्रोफेसर रॉबर्ट लस्टिक का दावा है कि चीनी नशे की लत है, लेकिन निकोटीन के समान स्तर पर है, हेरोइन जैसी दवाएं नहीं। जैसा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक डॉ जियाउद्दीन ने कहा, मस्तिष्क की इनाम प्रणाली और खाने के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले सर्किट वही हैं जो दुरुपयोग की दवाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन चीनी के विपरीत दुरुपयोग की दवाएं प्रतीत होती हैं उन प्रणालियों को हाईजैक करें और उनके सामान्य नियंत्रण बंद कर दें। इसके अलावा किंग्स कॉलेज लंदन में पोषण और आहार विज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर टॉम सैंडर्स ने लिखा, यह सुझाव देना बेतुका है कि चीनी कठोर दवाओं की तरह नशे की लत है। उन्होंने यह भी कहा, हालांकि यह सच है कि मीठी चीजों को पसंद करने की आदत बन सकती है, लेकिन यह ओपिएट्स या कोकीन की तरह लत नहीं है। जब लोग चीनी का सेवन कम कर देते हैं तो उनमें वापसी के लक्षण नहीं दिखते। निष्कर्ष के तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्यों में चीनी और वसा के प्रति स्वाभाविक लालसा होती है। हालांकि हम उनके आदी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा विचार हो सकता है कि हम अपना सेवन कम करें और उन पर अपनी निर्भरता कम करें, खासकर चीनी पर। डोपामाइन और लगातार उत्तेजना आपकी दीर्घकालिक सोचने की क्षमता को खराब कर सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि सफलता के सबसे अच्छे भविष्यवक्ताओं में से एक दीर्घकालिक सोचने की क्षमता है। जो लोग बार बार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे भविष्य में कहाँ होना चाहते हैं, वे वर्तमान में बेहतर निर्णय लेते हैं। वे स्वस्थ भोजन खाते हैं, काम में अधिक उत्पादक होते हैं और दूसरों की तुलना में अधिक पैसा बचाते और निवेश करते हैं। सफलता पर व्यापक शोध के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉमन एडवर्ड बैनफील्ड ने निष्कर्ष निकाला कि दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य जीवन में वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक था। उन्होंने लंबे समय को वर्तमान में निर्णय लेते समय भविष्य में कई वर्षों तक सोचने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। दुर्भाग्य से इन दिनों अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना कोई आसान उपलब्धि नहीं है। कई बाहरी ताकतें हमें अल्पकालिक सोच में फंसने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें तत्काल संतुष्टि के लिए प्रेरित करती हैं। जबकि हम अक्सर जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा मिठाइयाँ या चीनी युक्त पेय पदार्थ खा लेते हैं। हम समझते हैं कि हमें अध्ययन करना चाहिए, लेकिन हम नेटफ्लिक्स पर एक और श्रृंखला देखकर विलंब करते हैं। हम व्यायाम के लाभ देख सकते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना पसंद करेंगे। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया और समग्र रूप से इंटरनेट ने दीर्घकालिक सोचने और हमारे सामने काम पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को फोन या टैबलेट का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। भले ही उनका व्यवसाय अपने ग्राहकों को उनमें से लाखों बेचने का था। अरबपति निवेशक और फेसबुक के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी चमत पालीहिप्तिया का तर्क है,
कि हमें दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने मस्तिष्क को फिर से तैयार करना चाहिए, जो हमारे फोन से सोशल मीडिया ऐप्स को हटाने से शुरू होता है। उनके शब्दों में, ऐसे ऐप्स सुपरफास्ट फीडबैक के लिए आपके दिमाग को तार तार करते हैं। निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करके, चाहे पसंद के माध्यम से, टिप्पणियों के माध्यम से या हमारे संदेशों के तत्काल उत्तरों के माध्यम से, हम अपने हर काम में तेजी से परिणाम की उम्मीद करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। और यह भावना निश्चित रूप से हमें जल्दी अमीर बनने में मदद करने वाली योजनाओं के विज्ञापनों के माध्यम से और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के माध्यम से प्रबलित होती है। यानी हम केवल सबसे अमीर और सबसे सफल यूट्यूबर्स के बारे में सुनते हैं, असफल लोगों के बारे में नहीं। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक उत्तेजना की मांग करते हैं, हमारा ध्यान तेजी से अल्पावधि की ओर केंद्रित हो जाता है और वास्तविकता के बारे में हमारी दृष्टि विकृत हो जाती है। यह हमें गलत मानसिक मॉडल अपनाने की ओर ले जाता है, जैसे सफलता जल्दी और आसानी से मिलनी चाहिए, या मुझे वजन कम करने या पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अंततः यह गलत अवधारणा वास्तविकता के बारे में हमारी दृष्टि और समय के बारे में हमारी धारणा को विकृत कर देती है। हम उन लोगों से ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं जिन्होंने रातों रात सफलता हासिल कर ली है। हम लोकप्रिय यूट्यूबर्स को नाराज भी कर सकते हैं। इससे भी बदतर हम अपर्याप्त महसूस करते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हम पर्याप्त अच्छे, पर्याप्त स्मार्ट या पर्याप्त अनुशासित नहीं हैं। इसलिए हमें अधिक मेहनत करके क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता महसूस होती है। इससे पहले कि हम अवसर चूकें, हमें जल्दी करनी होगी। हमें वह रहस्य ढूंढना होगा जो हमें सफल बनने में मदद करेगा। और इस उन्मत्त दौड़ में हम सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक को भूल जाते हैं, धैर्य। नहीं, पूरे दिन प्रेरक वीडियो देखने से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद नहीं मिलेगी, लेकिन रोजाना लगातार क्रियाएं करने से लंबे समय तक निरंतरता बनी रहेगी। शांत रहने और हर दिन आपके सामने आने वाले एक काम पर ध्यान केंद्रित करने से आपको मदद मिलेगी। मुद्दा यह है कि अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने ध्यान पर नियंत्रण हासिल करना होगा और अपने मस्तिष्क को दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको अत्यधिक उत्तेजक गतिविधियों से दूर रहकर शुरुआत करनी चाहिए। यहां दीर्घकालिक सोच का एक आदर्श उदाहरण दिया गया है। अमेज़न दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी 1994 में बनाई गई थी, लेकिन इसे अपना पहला लाभदायक वर्ष होने के लिए 2003 तक इंतजार करना पड़ा। पिछले वर्ष $149 मिलियन की शुद्ध हानि दर्ज करने के बाद उस वर्ष इसने $35 मिलियन का शुद्ध लाभ कमाया। अब इसके संस्थापक जेफ बेजोस शायद पहले मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने मजबूत नींव बनाने के लिए अपने व्यवसाय में फिर से निवेश करने का फैसला किया, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि अमेज़न इन दशकों तक जीवित रहने में सक्षम होगा। मैं आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। एक समय में एक ईंट से सफलता की नींव तैयार करें। उन्हें मजबूत बनाएं ताकि वे पहली बाधा या झटके पर ढह न जाएं। याद रखें, दीर्घकालिक सोच ही आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का रहस्य है, लेकिन ऐसा आज या कल नहीं होगा। आपको धैर्य और निरंतरता की कला विकसित करनी होगी। ऐसा करने के लिए उन विकर्षणों को दूर करें जो आपको बेचैन महसूस कराते हैं। उन बाहरी उत्तेजनाओं को दूर करें जो आपको दीर्घकालिक तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती हैं। फिर आने वाले वर्षों में आप जहां होना चाहते हैं, वहां पहुंचने का आपके पास बेहतर मौका होगा। निष्कर्ष पंक्ति यह है, कई पहलुओं में आज का समाज आपके डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को हाईजैक करने के लिए बनाया गया है, और दुर्भाग्य से यह आपके सर्वोत्तम हित में डिजाइन नहीं किया गया है। यह आपके बटुए को यथासंभव प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से खाली करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नाटकीय रूप से नष्ट कर देता है, जिससे आप बेचैन हो जाते हैं और अक्सर अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं। अत्यधिक उत्तेजित होकर आप स्वयं को उन कठिन कार्यों को करने में असमर्थ पाते हैं जिनका आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कार्रवाई कदम अपनी कार्रवाई मार्गदर्शिका का उपयोग करते हुए यथासंभव विशिष्ट बनकर नीचे दिए गए संकेत को पूरा करें।
मेरे दिमाग का अपहरण हो रहा है जब आप अति उत्तेजित हैं। हालांकि काम टालने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है वह है अत्यधिक उत्तेजना। जब आप शांत और केंद्रित होते हैं तो अपना मुख्य कार्य करना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो सकता है। आप हर दिन अपने सबसे बड़े लक्ष्यों की ओर प्रगति करने के लिए उत्साहित भी हो सकते हैं। हालांकि समस्या यह है कि आप अक्सर शांत और केंद्रित रहते हैं। इसके बजाय आप अपना दिन तेजी से गुजार रहे हैं, एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप पहिए में हमस्टर की तरह गोल गोल दौड़ते हैं, फिर भी आप अपना काम कभी पूरा नहीं कर पाते। आप रुकावटों को अपना ध्यान खत्म करने देते हैं और आप अपने ईमेल जांचने, सोशल मीडिया साइटों पर जाने या एक के बाद एक शैक्षणिक वीडियो देखने में घंटों बर्बाद करते हैं। यह अक्सर सुबह सबसे पहले शुरू होता है जब आप अपना फोन पकड़ते हैं। फिर यह तब भी जारी रहता है जब आप अपने ईमेल जांचते हैं, लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। फिर आप कुछ मिनटों के लिए सोशल मीडिया साइटों पर जाने का निर्णय लेते हैं। उस समय तक ईमेल, सूचनाएं और लाइक पहले से ही आपके सिस्टम में डोपामाइन की रिहाई को ट्रिगर कर चुके होंगे। संक्षेप में, आप अत्यधिक उत्तेजित हो गए हैं। अब जब आपको उत्तेजना की खुराक मिल गई है तो आप काम कर सकते हैं, है ना? लेकिन क्या होता है जब आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपने डेस्क पर बैठते हैं? क्या यह आसान है या क्या आपको काम के अलावा बाकी सब कुछ करने का मन करता है? शायद आप खुद से कहें कि आप उस विशेष कार्य पर बाद में काम कर सकते हैं। शायद आपको अचानक एक कप कॉफी और पसंद आ जाए, या शायद आपको वह ईमेल याद आ जाए जिसका आपको जवाब देना है। आपका काम प्रतीक्षा कर सकता है, या आप ऐसा सोचते हैं। परिणाम स्वरूप आप अधिक से अधिक उत्तेजना प्राप्त करते हुए अपने हमस्टर व्हील में वापस आ गए हैं। ये घंटों या दिनों तक भी चल सकता है। क्या आप उपरोक्त परिदृश्य में स्वयं को पहचानते हैं? अति उत्तेजना से समस्या। जब आप अत्यधिक उत्तेजक गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो आपका मस्तिष्क अधिक से अधिक उत्तेजना की मांग करता रहेगा। जैसे जैसे आपकी उत्तेजना का स्तर बढ़ेगा, नियमित कार्य अधिकाधिक नीरस और अनाकर्षक प्रतीत होंगे। आप खुद से पूछेंगे कि जब मैं कुछ और अधिक रोमांचक काम कर सकता था तो मेरी किताब पर काम क्यों करें, रिपोर्ट क्यों लिखें या मार्केटिंग योजना क्यों बनाएं? आपके वर्तमान उच्च स्तर की उत्तेजना और कठिन कार्यों से निपटने के लिए आवश्यक उत्तेजना के निचले स्तर के बीच का अंतर आपको विलंब की ओर ले जाता है। इसे इस प्रकार चित्रित करें, आप एक अलग उत्तेजना तरंग दैर्ध्य पर हैं और इस तरंग दैर्ध्य का उस तरंग दैर्ध्य के साथ कोई ओवरलैप नहीं है जो आपको अपने प्रमुख कार्यों से निपटने के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक लेखक के रूप में मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखना है। जाहिर है, हालांकि जैसे ही मैं सोशल मीडिया की जांच करना शुरू करता हूं, यूट्यूब पर साइन इन करता हूं या अपनी बिक्री के आंकड़ों को देखता हूं, मैं खुद को ध्यान भटकाने वाले भंवर में फंसता हुआ पाता हूं जिससे मैं बच नहीं पाता। जैसे जैसे मेरी उत्तेजना का स्तर बढ़ता है, लेखन सबसे अप्रभावी और चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक बन जाता है जिसकी कल्पना की जा सकती है। अब मुख्य प्रश्न यह है कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। हम अपने प्रमुख कार्यों को अधिक आकर्षक और यहां तक कि रोमांचक दिखाने के लिए उत्तेजना के स्तर को कैसे कम कर सकते हैं। हम अगले भाग में इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कार्रवाई कदम। अपने एक्शन गाइड का उपयोग करते हुए उस विशिष्ट व्याकुलता पैटर्न को लिखें जिसमें आप अक्सर फंस जाते हैं, जो आपको अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में ले जाता है। उदाहरण के लिए, यह फेसबुक की जांच करना, फिर आपके ईमेल की जांच करने और समाचार पढ़ने से पहले आपके न्यूज फीड में वीडियो देखना हो सकता है। उत्तेजना फंसाती है। जैसे ही आप अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में प्रवेश करते हैं, आपका दिमाग आपको यह समझाने के लिए चालाकी करेगा कि उस ट्रांस को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आपका दिमाग आपको इसे अपनाने और भी अधिक उत्तेजना पाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आखिरकार हमें जीवन का आनंद तो लेना ही है ना। इस अनुभाग में आइए उन 4 युक्तियों के बारे में जानें जो आपका दिमाग आपको अत्यधिक उत्तेजित रखने के लिए आप पर खेलता है। ट्रिक #1। काम पर लौटना आसान है। आपका दिमाग आपके साथ जो पहली चाल चलेगा वह यह दिखावा करना है कि काम पर लौटना आसान होगा। यह आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि आप जब चाहें तब काम शुरू कर सकते हैं, कि अपने कार्यों पर आपका नियंत्रण है। लेकिन यह सच्चाई से आगे नहीं हो सकता। ज्यादातर मामलों में आप घंटों तक काम पर वापस नहीं लौट पाएंगे। आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अगले दिन तक के लिए टालते हुए भी पा सकते हैं। लबोलुआब यह है कि एक बार जब आप अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं तो आपके लिए काम पर वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं गिनती नहीं कर सकता कि मैंने कितनी बार खुद से कहा कि मैं बाद में लिखना शुरू करूंगा। ऐसा कभी नहीं होता।
इसलिए यदि आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि आप अपने कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं और जब चाहें काम पर लौट सकते हैं, तो सावधान रहें। ट्रिक #2 आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। एक और तरकीब जो आपका दिमाग इस्तेमाल करेगा वह है आपको यह बताना कि आप अपना काम बाद में कर सकते हैं। यह आपको आश्वस्त करेगा कि दोपहर में पर्याप्त समय है या आप इसे हमेशा कल, अगले सप्ताह या अगले महीने कर सकते हैं। हालांकि यदि आप प्रतिकार नहीं करते हैं तो चीजों को टालना एक आदत बन जाएगी और अब से 5 साल बाद आप इतने कम लक्ष्य पूरा करने के लिए खुद पर गुस्सा होंगे। ट्रिक #3 उत्साह संतुष्टि के समान नहीं है। जब आप उत्तेजक गतिविधियों में तल्लीन होते हैं तो आपका दिमाग आपको यह बताएगा कि आप कितना आनंद ले रहे हैं। आपको इसे और अधिक करना चाहिए। अभी किसी और बात की चिंता मत करो, बस अपना आनंद लो। या तो आपका मन कहता है, लेकिन आपका मन कुछ भी कहे, उत्साह पूर्णता के समान नहीं है। एक बार जब आपकी उत्तेजना का स्तर सामान्य हो जाए तो अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। YouTube वीडियो देखने, अपने Facebook न्यूज़ फीड को स्क्रॉल करने या अपने ईमेल को बार बार जांचने से मुझे वास्तव में कितना लाभ हुआ? अंत में, क्या समय सार्थक तरीके से व्यतीत हुआ? क्या इससे आपके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई? याद रखें, उत्साह पूर्णता नहीं है। उत्साह मजेदार हो सकता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप शांति की आंतरिक भावना और फोकस की उच्च स्थिति विकसित करने पर काम करें। इससे आपको लंबे समय में संतुष्टि मिलने की अधिक संभावना है। यदि आप सीखना चाहते हैं कि अपने समय का प्रभावी और सार्थक दोनों तरह से अधिक गहराई से उपयोग कैसे करें, तो मेरी मास्टरी श्रृंखला मास्टर योर टाइम में पुस्तक 8 पढ़ें। ट्रिक #4 आप चूक रहे हैं। हर 30 मिनट में ईमेल या समाचार जांचने से आपको अपने परिवेश पर कुछ नियंत्रण होने का भ्रम होता है। आप कोई अत्यावश्यक ईमेल या नवीनतम ब्रेकिंग न्यूज़ मिस नहीं करना चाहेंगे, है ना? लेकिन क्या आपको हमेशा ईमेल का तुरंत उत्तर देने की जरूरत है? क्या आपको सचमुच नवीनतम समाचारों को नियमित रूप से जांचना है? इस तरह की सोच खो जाने के डर का परिणाम है, और यह डर अभाव की मानसिकता को दर्शाता है, जो इस विचार पर आधारित है कि आपके लिए सीमित संख्या में अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इस प्रकार आपको प्रत्येक अवसर का यथासंभव लाभ उठाना चाहिए, है ना? लेकिन अवसर हर जगह हैं। भविष्य में हमेशा और भी बहुत कुछ होगा। इस प्रकार यदि आप कोई समाचार मिस करते हैं, किसी विशेष कार्यक्रम में शामिल होने में असमर्थ हैं या अपने पसंदीदा यूट्यूबर का अंतिम लाइव वीडियो देखने में विफल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। निश्चित रूप से मैं यह अनुशंसा नहीं करूंगा कि आप अपने बच्चों के जन्म या अपने भाई या बहन की शादी को मिस करें, लेकिन अधिकांश आयोजनों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निजी तौर पर मैं शायद ही कभी समाचार पढ़ता हूं और अपने फोन का जवाब कभी नहीं देता जब तक कि मुझे पता ना हो कि कॉल करने वाला कौन है, और मैं किसी विशिष्ट कार्यक्रम के छूट जाने की चिंता लगभग कभी नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि भविष्य में आनंद लेने के लिए हमेशा और भी कार्यक्रम होंगे। आप कैसे हैं? क्या आप खो जाने का डर महसूस करते हैं? हिंदी पर जैसे जैसे आपका दिन गुजरता है, इस बात पर ध्यान दें कि आप कब इन जालों में फंसते हैं। जब आप उत्तेजना के स्तर को कम करने और अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने पर काम करना शुरू करेंगे, तो जागरूकता मदद करेगी। कार्रवाई कदम। अपनी कार्रवाई मार्गदर्शिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक युक्ति के लिए स्वयं को 1 से 10 के पैमाने पर रेटिंग दें। 1 का अर्थ है कि आप उस जाल में न पड़ें। 10 का अर्थ है कि यह आपकी स्थिति का पूरी तरह से वर्णन करता है। युक्ति #1 मेरा मन मुझे विश्वास दिलाता है कि काम पर वापस जाना आसान है। ट्रिक #2 मेरा दिमाग मुझसे कहता है कि मैं इसे बाद में कर सकता हूं। युक्ति #3 मेरा मन मुझे विश्वास दिलाता है कि उत्साह तृप्ति के समान है। ट्रिक #4 मेरा दिमाग मुझसे कहता है कि अवसर सीमित हैं। भाग 3 डिटॉक्स के फायदे। डोपामाइन डिटॉक्स के विभिन्न प्रकार और उनके संबंधित लाभ। अब तक हमने देखा है कि आपको कड़ी मेहनत करने से रोकने वाली एक बड़ी समस्या अत्यधिक उत्तेजना है। इसलिए अपने प्रमुख कार्यों से निपटने का समाधान अपनी उत्तेजना के स्तर को कम करना है। डोपामाइन डिटॉक्स इसी के लिए है। डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? डोपामाइन डिटॉक्स निम्नलिखित प्रक्रिया का वर्णन करता है। अति उत्तेजना को रोकने के लिए उत्तेजना में कमी और प्रमुख कार्यों से निपटने के लिए आपको उचित मानसिक स्थिति में लाना। त्वरित अस्वीकरण। वैज्ञानिक रूप से कहें तो डोपामाइन डिटॉक्स शब्द गलत है, क्योंकि इसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि आप अपने सिस्टम में बहुत अधिक डोपामाइन जारी कर रहे हैं। सच में, जब आप अत्यधिक उत्तेजित होते हैं
तो आपको डोपामाइन की समान मात्रा जारी करने के लिए बस अधिक बाहरी उत्तेजनाओं की आवश्यकता होती है। डोपामाइन डिटॉक्स उत्तेजना को कम करने में मदद करता है, जिससे आप अधिक प्राकृतिक स्थिति में लौट सकते हैं। जब आपको कम उत्तेजना की आवश्यकता होगी, तो प्रतीत होने वाले चुनौतीपूर्ण, उबाऊ या थकाऊ कार्य अधिक आकर्षक हो जाएंगे और निपटना आसान हो जाएगा। अब आइए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के डोपामाइन डिटॉक्स पर एक नजर डालें। इस पुस्तक में मैं आपको नीचे दिए गए 3 अलग अलग प्रकारों से परिचित कराऊंगा। 48 घंटे का संपूर्ण डोपामाइन डिटॉक्स, 24 घंटे का डोपामाइन डिटॉक्स, आंशिक डोपामाइन विषहरण। आइए प्रत्येक प्रक्रिया का अधिक गहराई से वर्णन करें और चर्चा करें कि वे कैसे काम करती हैं। 48 घंटे का संपूर्ण डोपामाइन डिटॉक्स, ये डोपामाइन डिटॉक्स का सबसे अधिक मांग वाला प्रकार है। आधार सरल है। आपको कुल 48 घंटों के लिए बाहरी उत्तेजना के अधिकांश या सभी स्रोतों को खत्म करना होगा। ऐसा करने से आपको उत्तेजना के समग्र स्तर को कम करने और अपनी प्राकृतिक स्थिति में वापस लौटने में मदद मिलेगी। आप बहुत शांत महसूस करेंगे और किसी विशिष्ट महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाएगा। उत्तेजना के सभी बाहरी स्रोतों को खत्म करने से मेरा मतलब है कि आपको 48 घंटों के लिए अपने जीवन से निम्नलिखित चीजों को हटाने की जरूरत है: नशीली दवाओं, शराब का सेवन, व्यायाम करना, इंटरनेट, चलचित्र, संगीत, शायद विश्राम संगीत को छोड़कर, फोन, सामाजिक मीडिया, चीनी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और वीडियो गेम। उपरोक्त गतिविधियों में से प्रत्येक आपको उत्तेजित करती है, कुछ अन्य की तुलना में अधिक। अब आपको आश्चर्य हो सकता है, अगर मैं इन विकर्षणों को दूर कर दूं तो इसके बजाय मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ सुझाव हैं। चिंतनशील सैर के लिए जा रहे हैं, जर्नलिंग, ध्यान, आराम करना, जागरूकता अभ्यास का अभ्यास करना, पढ़ना, शायद उत्तेजक पढ़ने को छोड़कर, और खींचने के व्यायाम। जैसा कि आप देख सकते हैं, 48 घंटे का डोपामाइन डिटॉक्स गहन है और काफी कठोर लग सकता है, लेकिन यह और भी अधिक चरम हो सकता है। मेरे एक मित्र निल्स ने विपश्यना रिट्रीट में भाग लिया, जो 10 दिवसीय ध्यान रिट्रीट है। 10 दिनों के दौरान प्रतिभागियों को यह करना होगा: पूर्ण मौन बनाए रखें और किसी के साथ कोई इशारा या आंख से संपर्क न करें, कोई शारीरिक संपर्क न रखें, कोई शारीरिक व्यायाम न करें, धूम्रपान, शराब पीना या कोई अन्य नशीला पदार्थ लेना बंद करें, उनका फोन और इंटरनेट त्याग दें और कोई बाहरी संपर्क न रखें, संगीत, पढ़ने और लिखने आदि से बचें, फिल्मांकन या तस्वीरें लेने से बचें। तुलनात्मक रूप से 48 घंटे का डोपामाइन डिटॉक्स आसान लगता है ना? 24 घंटे का डोपामाइन डिटॉक्स, ये प्रकार 48 घंटे के डोपामाइन डिटॉक्स के समान है, लेकिन परिभाषा के अनुसार छोटा है। ऐसे में हालांकि यह आसान होगा, लेकिन यह थोड़ा कम प्रभावी भी होगा। ध्यान दें कि आपकी उत्तेजना को अपने प्राकृतिक स्तर पर वापस आने में कई दिन लग सकते हैं। आंशिक डोपामाइन विषहरण, इस प्रकार की मांग कम है, लेकिन लंबे समय तक बनाए रखने पर यह अत्यधिक प्रभावी हो सकता है। इसमें आपकी उत्तेजना के सबसे बड़े स्रोत को हटाना शामिल है। आमतौर पर एक विशिष्ट गतिविधि आपकी सबसे बड़ी व्याकुलता के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए, मेरे लिए यह YouTube है। आप कैसे हैं? आपकी उत्तेजना का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अगले भाग में हम देखेंगे कि इसे कैसे पहचाना जाए और इसे प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए क्या किया जाए। कार्रवाई कदम: अपने एक्शन गाइड का उपयोग करते हुए लिखें कि आप अभी किस प्रकार का डोपामाइन डिटॉक्स लागू करना चाहते हैं। भाग 4, सफल डिटॉक्स के लिए 3 चरणों वाली विधि। इस अनुभाग में हम सफल डोपामाइन डिटॉक्स करने में आपकी सहायता के लिए एक सरल 3 चरणीय विधि पर चर्चा करेंगे। स्टेप 1, अपने सबसे बड़े विकर्षणों को पहचानें। एक प्रभावी डोपामाइन डिटॉक्स को लागू करने के लिए पहला कदम अपने सबसे बड़े प्रलोभनों और विकर्षणों की पहचान करना है। ऐसा करने के लिए एक पेन और कागज की एक शीट लें या अपने एक्शन गाइड का उपयोग करें और 2 कॉलम बनाएं, डिब्बे और नहीं। पहले कॉलम में उन सभी गतिविधियों को लिखें जिनमें आप खुद को शामिल होने की अनुमति देंगे। उदाहरण के लिए, ये टहलने जाना, जर्नलिंग करना, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना या किताबें पढ़ना हो सकता है। दूसरे कॉलम में उन सभी चीजों को लिखें जिन्हें आपको अपने डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान करने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, ये YouTube देखना, आपके ईमेल की जांच करना या सोशल मीडिया का उपयोग करना हो सकता है। ऐसा करने में आपकी सहायता के लिए स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछें: यदि मैं केवल एक ही काम करना बंद कर दूं, तो कौन सा मेरा ध्यान बढ़ाएगा?
और मेरी उत्पादकता को सबसे अधिक नाटकीय रूप से बढ़ाएगा। मुझे अपना ध्यान सबसे अधिक बढ़ाने में मदद करने के लिए किस अन्य गतिविधि से बचने की आवश्यकता है? अपने आप से यह प्रश्न तब तक पूछते रहें जब तक आप अपने उत्तरों से संतुष्ट न हो जाएं। एक बार जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो इसे अपने डेस्क पर या कहीं और रखें जहां आप इसे देखेंगे। यह उन गतिविधियों के अच्छे अनुस्मारक के रूप में कार्य करेगा जिनसे आपको बचना चाहिए। चरण 2, घर्षण जोड़ें। सामान्यतया किसी चीज तक पहुंचना जितना कठिन होगा, आपके द्वारा उसे करने की संभावना उतनी ही कम होगी, और इसके विपरीत। यही कारण है कि आपको अपने वातावरण को फिर से डिजाइन करना होगा ताकि अवांछनीय व्यवहारों को और अधिक कठिन बनाया जा सके, जबकि अधिक वांछनीय व्यवहारों को आचरण में आसान बनाया जा सके। उन आदतों या गतिविधियों को देखें जिन्हें आप खत्म करना चाहते हैं और अपने आप से पूछें कि आप घर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं। जितना अधिक घर्षण उतना बेहतर। उदाहरण के लिए, यदि आपका फोन आपका ध्यान भटकाने वाला सबसे बड़ा कारण है, तो सभी सूचनाएं हटा दें या इसे हवाई जहाज मोड पर रख दें, या और भी बेहतर, इसे बंद करके एक अलग कमरे में रख दें। यदि फेसबुक आपका सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला विषय है, तो जितनी हो सके उतनी सूचनाएं हटा दें, और या न्यूज़ फीड इरेडिकेटर, एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन जैसे एप्लीकेशन का उपयोग करें। यदि आप यूट्यूब वीडियो देखने में घंटों बिताते हैं, तो अपने गूगल क्रोम नेविगेटर पर DFTube इंस्टॉल करें या अपने इंटरनेट ब्राउजर के लिए एक समान ऐप ढूंढें। इससे सभी सुझाव और सूचनाएं हटा दी जाएंगी। फिर केवल वही वीडियो देखें जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करते हों। घर्षण जोड़ना अत्यधिक सरल लग सकता है, लेकिन यह काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य के रूप में हम मौलिक रूप से आलसी हैं। जब तक हमें मजबूर न किया जाए, हम ऊर्जा बर्बाद करने से नफरत करते हैं। यदि आपको अपना फोन लेने के लिए दूसरे कमरे में जाने की आवश्यकता है, घर्षण #1, और इसे चालू करने की भी आवश्यकता है, घर्षण #2, तो आपके द्वारा कुछ समय के लिए ऐसा करने की संभावना कम है। जब मैंने अपना इंटरनेट मॉडेम अपने भंडारण कक्ष में रख दिया, तो उसे वापस पाने के लिए मुझे यह करना पड़ा। मेरा अपार्टमेंट छोड़ दो, घर्षण #1। लिफ्ट लें, घर्षण #2। मेरे मॉडेम तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे, घर्षण #3, #4, #5 और #6 खोलें और क्रियाओं को उल्टा दोहराएं, घर्षण #7 से #12। यह बहुत बड़ा झगड़ा है, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने मॉडेम को भंडारण कक्ष तक ले जाने में ऊर्जा खर्च की, इसलिए मेरे दिमाग ने इसे तुरंत वापस लाने का विरोध किया। यह ऊर्जा की बहुत बड़ी बर्बादी होगी, जो मेरे दिमाग को पसंद नहीं है। लबोलुआब यह है कि आप अवांछित व्यवहार में शामिल होने को जितना अधिक कठिन बनाएंगे, उतना बेहतर होगा। इसके विपरीत अपने इच्छित व्यवहार को यथासंभव घर्षण रहित बनाएं। उदाहरण के लिए, सुबह लिखने की सुविधा के लिए मैं अपने फोन या ईमेल की जांच करने से बचता हूं और अपने वर्ड प्रोसेसर को खुला छोड़ देता हूं। फिर मैं अक्सर आरामदायक संगीत लगाता हूं और टाइमर का उपयोग करता हूं। मुझे 45 मिनट का कार्य सत्र करना पसंद है। ऐसा करने से मैंने मनमुटाव को दूर कर लिया है और अपने मन से खरीद फरोख्त प्राप्त कर ली है। इसका कोई मतलब नहीं होगा अगर मैं अचानक संगीत बंद कर दूं, टाइमर रोक दूं और दूसरी गतिविधि पर चला जाऊं। मेरा मन इसे ऊर्जा की बर्बादी के रूप में देखेगा। बेशक मैं अभी भी विलंब कर सकता हूं, लेकिन मनमुटाव को दूर करने और एक सरल दिनचर्या बनाने से मेरे ऐसा करने की संभावना कम हो जाती है। अब आपकी बारी। अवांछित व्यवहारों को खत्म करने के लिए आप घर्षण कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते कि अपनी सूची देखें, उनमें से प्रत्येक के आगे विशिष्ट चीजें लिखें जो आप घर्षण बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। फिर डिब्बों की अपनी सूची देखें और उन चीजों को लिखें जो आप घर्षण को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। याद रखें, आपका दिमाग आलसी है। इसका प्रयोग अपने लाभ के लिए करें। चरण #3 सुबह सबसे पहले शुरुआत करें। तीसरा और अंतिम चरण बस आरंभ करना है। मेरा सुझाव है कि आप अत्यधिक उत्तेजित होने से पहले सुबह सबसे पहले काम शुरू करें। मैंने देखा है कि अगर मैं जागने पर अपना फोन चेक करता हूं या इंटरनेट का उपयोग करता हूं, तो शायद मेरा ध्यान भटक जाएगा। मैं आपको एक सुबह की दिनचर्या बनाने की भी सलाह देता हूं, जिससे आपको अपना दिन सकारात्मक ढंग से और मजबूत फोकस के साथ शुरू करने में मदद मिलेगी। आप सुन रहे हो YouTube। लंबी अवधि में सुबह की एक साधारण दिनचर्या आपके जीवन में व्यापक बदलाव ला सकती है। आप कैसे हैं? जब आप जागते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? क्या यह आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है, या क्या यह आपको अत्यधिक उत्तेजित महसूस कराता है
और परिणाम स्वरूप काम टाल देता है। अपनी सुबह की दिनचर्या स्थापित करने के लिए 2 या 3 सरल चीजें लिखें जो आप हर सुबह कर सकते हैं। आप अपने डोपामाइन डिटॉक्स को शुरू करने के लिए इन गतिविधियों का उपयोग करेंगे और उम्मीद है आप लंबे समय तक इस दिनचर्या से जुड़े रहेंगे। याद रखें कि दिनचर्या आपको उत्तेजित करने के बजाय आपका ध्यान गहरा करने वाली होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप यह कर सकते हैं: ध्यान करो, खींचना, कुछ विश्राम संगीत सुने, दिन के लिए अपने लक्ष्य लिखें, 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं या सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। कार्रवाई कदम: अपने एक्शन गाइड का उपयोग करके अपने डोपामाइन डिटॉक्स और उसके बाद के दौरान पालन करने के लिए एक सरल दैनिक दिनचर्या बनाएं। संक्षेप में, एक सफल डोपामाइन डिटॉक्स लागू करने के लिए आपको यह करना चाहिए: अपने सबसे बड़े प्रलोभनों और या विकर्षणों को पहचानें और उन्हें कागज पर लिख लें। फिर सुनिश्चित करें कि आपने शीट को प्रमुख स्थान पर रखा है। घर्षण जोड़कर अवांछित व्यवहार को कठिन बनाएं। घर्षण को कम करके वांछित व्यवहार को आसान बनाएं। अपने दिमाग को शांत करने और कम स्तर की उत्तेजना के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एक सरल सुबह की दिनचर्या लागू करें। अब तय करें कि आप 48 घंटे, 24 घंटे या आंशिक डिटॉक्स करना चाहते हैं। फिर उत्तेजना के मुख्य स्रोतों की पहचान करें जिन्हें आप अपने डिटॉक्स के माध्यम से समाप्त कर देंगे। 48 घंटे और 24 घंटे के डिटॉक्स के लिए यदि सभी नहीं तो अधिकांश उत्तेजना के स्रोतों को हटाने का प्रयास करें। इंटरनेट से दूर रहें, जुए से बचें, टीवी देखने से बचें, वीडियो गेम खेलना बंद करें, चीनी और प्रसंस्कृत भोजन से मुक्त हल्का भोजन करें, अपना फोन बंद करें वगैरह। आंशिक डिटॉक्स के लिए ध्यान भटकाने वाले अपने सबसे बड़े स्रोत को हटाने का प्रयास करें। आपके डोपामाइन डिटॉक्स का अधिकतम लाभ उठाने के लिए युक्तियां नीचे कुछ युक्तियां दी गई हैं जो आपके डोपामाइन डिटॉक्स से प्राप्त होने वाले लाभों को अधिकतम करने में आपकी सहायता करेंगी। नोट ले लो। आपके डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान मैं आपको नोट्स लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यदि आप बेचैन महसूस करते हैं तो इसे लिख लें। यदि आपको अपना फोन जांचने या वीडियो देखने की इच्छा होती है तो इसे भी लिख लें। इस तरह आप उत्तेजना के अपने सबसे बड़े स्रोतों की पहचान करने और अपने मस्तिष्क के काम करने के तरीके के बारे में अधिक जानने में सक्षम होंगे। अपने जीवन पर चिंतन करें। जब हम लगातार व्यस्त और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं तो कभी-कभी हम एक कदम भी पीछे लेने में असफल हो जाते हैं। हम पेड़ों के लिए जंगल नहीं देख सकते। जूम आउट करने के तरीके के रूप में अपने डोपामाइन डिटॉक्स का उपयोग करें। ऐसा करने के लिए अपने लक्ष्यों पर विचार करें। आप कौन से लक्ष्य अपना रहे हैं? क्या वे आपके लिए सही हैं? क्या आप हर दिन उनकी ओर प्रगति कर रहे हैं? और यदि आप वही करते रहेंगे जो आप कर रहे हैं तो क्या आप उन तक पहुंच पाएंगे? मूल्यांकन करें कि आप अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। क्या आप हर दिन सचमुच उत्पादक बन रहे हैं? क्या आप उन चीजों पर समय बिताते हैं जो मायने रखती हैं? आपको वास्तव में किन गतिविधियों या परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? आप कौन सा काम बंद करना चाहते हैं? आत्मचिंतन करें। क्या आप जीवन में वही हैं जहां आप होना चाहते हैं? स्वयं को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा आंतरिक कार्य कर सकते हैं? अपनी समस्याओं का समाधान करें। यदि आपको कोई समस्या या चिंता है तो उन्हें संभावित समाधानों के साथ लिखें। बस अपने विचारों को कागज पर लिखने से आपको अपने दिमाग को शांत करने और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में रहने वाले विचारों को संबोधित करना मुश्किल है। आप उन पर चिंतन करते रहते हैं। दूसरी ओर, उन्हें लिखने से वे और अधिक ठोस हो जाते हैं। यह आपकी सोच को स्पष्ट करने में मदद करता है। अपने विचारों या चिंताओं को शब्द देकर आप उन्हें अधिक आसानी से संबोधित कर सकते हैं। मैं आपको एक कलम और एक कागज लेने और उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अत्यधिक उत्तेजक गतिविधियों के अभाव में आप शांत और अधिक आराम महसूस करेंगे और यह बदले में आपको अधिक अंतर्दृष्टि विकसित करने की अनुमति देगा। अधिक सामान्यतः कहें तो प्रत्येक सप्ताह सोचने के लिए समय समर्पित करना आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह आपको बड़ी गलतियां करने से रोक सकता है और आपका काफी समय और ऊर्जा बचा सकता है। इसलिए अपने जीवन पर चिंतन करने से बचने के लिए व्यस्तता को एक बहाना न बनने दें। अपने डर को पहचानें। अंततः उत्तेजना के लिए हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज अक्सर हमारे डर को छिपाने का एक प्रयास है।
व्यस्त रहने से हम अपने बारे में अप्रिय भावनाओं और डरावनी सच्चाइयों का सामना करने से बच सकते हैं। इस प्रकार, यदि आप कुछ शक्तिहीन विचार या अंतर्निहित भय देखते हैं, तो उन्हें भी लिख लें। भाग 5 कार्य करना और विलंब पर काबू पाना। डोपामाइन डिटॉक्स का एक मुख्य लक्ष्य आपके उत्तेजना के स्तर को कम करना है, ताकि आप प्रमुख कार्यों पर काम करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस कर सकें। इस अनुभाग में हम देखेंगे कि गति बनाए रखने और काम को टालने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अपने दिन की योजना बनाएं। अपने दिन के प्रति सचेत रहना आपकी उत्पादकता को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप हर दिन यह तय करने के लिए समय निकालते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप ध्यान भटकने के जोखिम को सीमित कर देते हैं। नतीजतन, आप जितने अधिक इरादे वाले होंगे, उतना बेहतर होगा। अपने दिन की योजना बनाना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। यह आपको यह स्पष्ट करने का अवसर देता है कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं। यह दिन के दौरान आपके मन का ध्यान भटकाने की संभावना को कम कर देता है, क्योंकि आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से और बिना ध्यान भटकाए आगे बढ़ सकते हैं। आप कम तनावग्रस्त और अधिक नियंत्रण में महसूस करेंगे। पर प्रतिक्रिया करने और उसे अपना ध्यान भटकाने देने के बजाय आप सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। अपने दिन की योजना कैसे बनाएं? आपको अपने दिन की योजना बनाने के लिए फैंसी टूल की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप कई लोगों द्वारा भुला दी गई एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। कलम और कागज। बस कुछ प्रमुख कार्य लिखिए जिन्हें आपको आज पूरा करना होगा। 3 से 5 कार्य आदर्श हो सकते हैं। उन्हें महत्व के क्रम में रखें और अपने पहले कार्य पर काम करना शुरू करें। एक बार जब आप इसे पूरा कर लें तो अगले पर आगे बढ़ें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आप अपनी सूची के सभी कार्य पूरे नहीं कर लेते। अब यहां कुछ बातों पर विचार करना होगा। सुनिश्चित करें कि ये प्रमुख कार्य हैं जो सुई को आगे बढ़ाते हैं। अपने प्रमुख कार्यों को पहचानने में मदद के लिए आप स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि मैं आज केवल एक ही कार्य पूरा कर पाता, तो कौन सा कार्य सबसे अधिक प्रभाव डालता? यदि आप अभी भी अनिश्चित हैं, तो अपने आप से यह प्रश्न पूछें, यदि मैं 1 महीने की छुट्टी लेने से पहले आज केवल एक कार्य पूरा कर पाता, तो वह कार्य क्या होगा? आप देखेंगे कि आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य अक्सर वही होते हैं जिन्हें आप सबसे कम करना चाहते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चुनौतीपूर्ण हैं। शायद आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, या शायद वे उबाऊ हैं। लेकिन आपका डोपामाइन डिटॉक्स इन कार्यों को आसान बनाने में मदद करेगा। ध्यान दें कि आप साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक और वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाने की भी सलाह देता हूं। यह 5 या 10 साल की योजना हो सकती है। बेशक यह सही नहीं होगा, लेकिन केवल अनुसरण करने की दिशा का अंदाजा होने से बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मैं अगले 90 दिनों में एक किताब लिखना चाहता हूं, तो एक लक्ष्य एक रूपरेखा तैयार करना हो सकता है। दूसरा, पहला ड्राफ्ट पूरा करना हो सकता है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं एक विशिष्ट दैनिक शब्द गणना स्थापित कर सकता हूं। कार्रवाई कदम। अपनी कार्रवाई मार्गदर्शिका या कागज की एक अलग शीट का उपयोग करके अपने दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य लिखें। प्रत्येक सुबह काम करने के लिए एक प्रमुख कार्य निर्धारित करें। हालांकि उत्पादकता पर हजारों किताबें हैं, केवल कुछ सिद्धांत ही मायने रखते हैं। मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण है अपने मुख्य कार्य की पहचान करना और उसे सुबह सबसे पहले निपटाना और इसे लगातार करना। भले ही आपके पास कभी न खत्म होने वाले कामों की सूची हो, फिर भी कुछ प्रमुख कार्य हमेशा ऐसे होते हैं जिनके पूरा होने पर आपकी उत्पादकता आसमान छू जाएगी। जब तक आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तब तक और कुछ भी मायने नहीं रखेगा। उत्पादकता की कुंजी को 3 शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है: केंद्र, संगति और प्रभाव। 1. फोकस आपकी एकाग्रता बनाए रखने और अपने कार्यों पर काम करते समय व्याकुलता या विलंब से बचने की क्षमता है। 2. निरंतरता का अर्थ है अपने मुख्य कार्यों पर हर दिन, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने और साल दर साल काम करने की आदत विकसित करना। 3. प्रभाव का अर्थ है अपने प्रमुख कार्यों की पहचान करना, वे कार्य जो आपकी दीर्घकालिक सफलता पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, और जितनी बार संभव हो उन पर काम करना।
उत्पादकता को आपके सबसे प्रभावशाली कार्यों पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब आइए देखें कि प्रत्येक दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए आप विशेष रूप से क्या कर सकते हैं। लेजर तीव्र फोकस विकसित करें। लेजर शार्प फोकस विकसित करने की आपकी क्षमता सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप अपनी उत्पादकता में सुधार के लिए कर सकते हैं। प्रतिदिन केवल 45 मिनट तक लगातार अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप इसके बजाय जो कुछ भी कर सकते हैं उससे अधिक प्रगति कर सकते हैं। इस अनुभाग में हम उन विशिष्ट चीजों पर चर्चा करेंगे जो आप अपना ध्यान केंद्रित करने और प्रत्येक दिन अपने प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। 1. हर दिन एक ही स्थान पर एक ही समय पर रहें। जैसा कि हमने पहले बताया, एक साधारण दैनिक दिनचर्या आपके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करेगी, आपको नियंत्रण में अधिक महसूस करने में मदद करेगी और आपकी उत्तेजना को कम करेगी। परिणाम स्वरूप काम शुरू करना आसान हो जाएगा। एक चीज जो आपकी दिनचर्या को मजबूत बनाएगी वह है हर दिन एक ही समय पर एक ही स्थान पर रहना। प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग प्रतिदिन एक ही समय पर अपनी मेज पर बैठते हैं और लिखते हैं। वह प्रेरणा आने का इंतजार नहीं करता। इसके बजाय वह यह जानते हुए शुरुआत करता है कि प्रेरणा तब मिलेगी जब वह अपने काम में डूब जाएगा। वहीं काम करें। एक समय और स्थान चुनें जहां आप हर दिन अपने प्रमुख और फोकस विकसित करेंगे। याद रखें, उत्पादकता आपके सबसे प्रभावशाली कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और लगातार ऐसा करने से ज्यादा कुछ नहीं है। आप कैसे हैं? जब आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए समय समर्पित करेंगे तो आप कहां होंगे और आप कब शुरू करेंगे? 2. एक ट्रिगर चुनें। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या बनाते हैं, एक विशिष्ट ट्रिगर चुनें। यह चाय बनाना और आपके डेस्क पर बैठना हो सकता है, या यह आपका ध्यान सत्र पूरा कर सकता है। एक ऐसा ट्रिगर चुनने का प्रयास करें जो आपके दिमाग को शांत करने में मदद करेगा। जब आप तनाव मुक्त होंगे तो आपके लिए काम शुरू करना आसान हो जाएगा। आप कैसे हैं? कौन सी गतिविधि आपकी दैनिक दिनचर्या को प्रारंभ कर सकती है? 3. आरंभ करें। एक बार जब आप अपनी दिनचर्या बना लें और अपने ट्रिगर की पहचान कर लें तो शुरुआत करें। यदि आप कुछ मिनटों के लिए अपने कार्यों पर काम शुरू कर सकते हैं तो संभवतः आप आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त गति बना लेंगे। आपको प्रवाह का अनुभव भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक मिहाली सीक्सजेंट-मिहाली द्वारा नामित प्रवाह एक मानसिक स्थिति है जिसमें आप किसी गतिविधि में पूरी तरह से डूब जाते हैं कि आप अंतर्निहित आनंद की भावना का अनुभव करते हुए अति केंद्रित हो जाते हैं। फिर आप जितना अधिक तनाव मुक्त रहेंगे, ध्यान केंद्रित करना उतना ही आसान होगा। तो बस शुरुआत करें और अपने कार्य को पूरी तरह से पूरा करने के बारे में चिंता न करें। यदि आप प्रेरित या रचनात्मक महसूस नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। कार्रवाई करने से प्रेरणा उत्पन्न होगी और आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। 4. विकर्षणों को दूर करें। जब आप काम करें तो सभी विकर्षणों को दूर कर दें। अपने फोन पर सूचनाएं बंद करें, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करें और इंटरनेट से दूर रहें जब तक कि विशिष्ट शोध के लिए इसकी आवश्यकता न हो। इसके अलावा दूसरों से कहें कि वे आपको परेशान न करें। जितना अधिक आप ध्यान भटकाए बिना काम करने का अभ्यास करेंगे, आपका ध्यान उतना ही मजबूत होगा। 5. बिना रुकावट के काम करें। अब जब आपने विकर्षणों को खत्म कर दिया है तो बिना किसी रुकावट के लगातार काम करें। मैं अधिकतम 45 मिनट के गहन कार्य की अनुशंसा करता हूं। यदि आप कई सत्र करना चाहते हैं तो प्रत्येक कार्यखंड के बीच 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। उपरोक्त 5 चरणों का पालन करने से आपका फोकस मजबूत होगा और आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। और जैसे जैसे आप कम काम टालेंगे, आप बेहतर महसूस करेंगे, जिसका आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेजर शार्प फोकस कैसे विकसित करें, इस बारे में अधिक जानने के लिए इस श्रृंखला की तीसरी पुस्तक पावरफुल फोकस देखें। कार्रवाई कदम अपने एक्शन गाइड का उपयोग करते हुए लेजर शार्प फोकस विकसित करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। तय करें कि आप किस समय अपने प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक दिन एक ही समय पर एक ही स्थान पर हों। अपनी सुबह की दिनचर्या की शुरुआत का संकेत देने के लिए एक विशिष्ट ट्रिगर चुनें। बस आरंभ करें। जब आप कुछ मिनटों के लिए अपने कार्यों पर काम करते हैं तो आपके प्रवाह में प्रवेश करने और लंबे समय तक काम करते रहने की अधिक संभावना होगी। किसी भी विकर्षण, फोन सूचनाएं, इंटरनेट
वगैरह को हटा दें और अंत में बिना किसी रुकावट के काम करें। 45 मिनट का निर्बाध कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखें। खुली प्रणालियों से सावधान रहें। ध्यान भटकाने की सबसे अधिक संभावना वाली गतिविधियां आमतौर पर एक खुली प्रणाली का हिस्सा होती हैं। ओपन सिस्टम क्या है? एक खुली प्रणाली बस एक अनुप्रयोग या स्थिति है जो आपको बाहरी उत्तेजनाओं की निरंतर और कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति प्रदान करती है। कुछ उदाहरण ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब और सामान्यतः समग्र रूप से इंटरनेट है। जब भी आप किसी खुले सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो आप अत्यधिक उत्तेजित होने का जोखिम उठाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह सबसे पहले फेसबुक चेक करते हैं तो आप स्वयं पा सकते हैं बिना किसी कारण के अपने न्यूज़ फीड को नीचे स्क्रॉल करना, एक के बाद एक वीडियो देखना या किसी मित्र को संदेश भेजना और लंबी बातचीत करना। एक बार जब आप अंततः फेसबुक बंद कर देते हैं तो आप खुद को इतना उत्तेजित पाएंगे कि आपको काम शुरू करने में कठिनाई होगी। यही कारण है कि आपको किसी खुली प्रणाली में प्रवेश करने से बचना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जो जोखिम उठाते हैं उसे समझें। खुली प्रणालियों के साथ पहुंचने का कोई अंत नहीं है। कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर आप कभी भी समाप्त हो सकें, और विचलित होने के लगभग अनंत तरीके हैं। परिणाम स्वरूप आप प्रत्येक दिन अपना घंटों का समय बर्बाद कर सकते हैं। संक्षेप में, खुली प्रणालियां विकर्षण पैदा करती हैं। इसके बजाय आपको बंद सिस्टम डिजाइन करने का प्रयास करना चाहिए। बंद सिस्टम क्या हैं? ये ऐसी प्रणालियां हैं जो ध्यान भटकाने के लिए बहुत कम या कोई जगह नहीं देती हैं। परिणाम स्वरूप वे आपको अपने कार्य पर और केवल उस पर काम करने के लिए बाध्य करते हैं। कुछ उदाहरण एक्सेल स्प्रेडशीट, वर्ड दस्तावेज या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इन दिनों मैं अपने कंप्यूटर पर कुछ भी करने से पहले उस पुस्तक की फाइल खोलने का प्रयास करता हूं जो मैं वर्तमान में लिख रहा हूं। मैं अपना फोन चेक करने से भी बचता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं अपने दिन की शुरुआत एक बंद प्रणाली के साथ करता हूं, और मैं आपको भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जब आप अपने कार्य दिवस की शुरुआत एक बंद प्रणाली के साथ करते हैं तो आप अत्यधिक उत्तेजित होने से बच सकते हैं, जिससे आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्यों पर काम करना आसान हो जाएगा। और जैसा कि आप हर दिन ऐसा करते हैं, आप बेहतर महसूस करेंगे और भी अधिक कार्यों पर काम करना चाहेंगे। तो शायद विलंब पर काबू पाने और अधिक उत्पादक बनने का सबसे बड़ा रहस्य एक बंद प्रणाली के साथ अपने दिन की शुरुआत करना है। इस तरह आप अनगिनत विकर्षणों से बच सकते हैं। याद रखें, आप सुबह सबसे पहले क्या करते हैं, ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है। बस एक छोटा सा निर्णय आपके दिन की उत्पादकता पर नाटकीय प्रभाव डाल सकता है। कार्रवाई कदम: अपनी कार्रवाई मार्गदर्शिका का उपयोग करते हुए खुली प्रणालियों के कुछ उदाहरण लिखें जिनके कारण आपका ध्यान भटकता है। फिर एक बंद प्रणाली लिखें जिसे आप अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद के लिए लागू कर सकते हैं। भाग 6: डोपामाइन रिलैप्स से बचना। बधाई हो, आपने अभी अभी डोपामाइन डिटॉक्स पूरा किया है और अब मुझे यकीन है कि आप बहुत अधिक आराम महसूस करेंगे और अपने दिन पर अधिक नियंत्रण महसूस करेंगे। लेकिन आगे क्या? यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप अनिवार्य रूप से दोबारा प्रभावित होंगे। पुरानी आदत मुश्किल से मरती है। इसीलिए इस अनुभाग में हम कुछ विशिष्ट चीजों का वर्णन करेंगे जो आप अपने कभी न खत्म होने वाले उत्तेजना चक्र में वापस लौटने से बचने के लिए कर सकते हैं। आइए शुरू करें। 1. जब आप दोबारा दौरे पड़ने लगें तो सचेत रहें। आत्म जागरूकता स्थायी परिवर्तन लाने की कुंजी है। पुनरावृत्ति से बचने या उसे सीमित करने के लिए पहला कदम यह है कि जब भी आप खुद को अति उत्तेजित महसूस करें तो उस पर ध्यान दें। जब आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य पर काम करने में कठिनाई हो तो एक पल के लिए रुकें, फिर अपनी दैनिक दिनचर्या पर पुनः ध्यान दें। सच तो यह है कि कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद आप शायद दोबारा इस समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे, और ये बिल्कुल सामान्य है। मैं अपने आप को ऐसे दौर से गुजरता हुआ पाता हूँ जब मैं अति केंद्रित होता हूँ, और ऐसे दौर में पहुंच जाता हूँ जब मैं बेचैनी महसूस करता हूँ और इतना अधिक उत्तेजित हो जाता हूँ कि मुझे किसी भी काम को पूरा करने में कठिनाई होती है। 2. अपने और अपने मन के बीच की लड़ाई को समझें। जब आपके साथ ऐसा होता है तो मुख्य बात यह है कि इसे स्वीकार करें और दोषी महसूस करने से बचें। खुद को पीटने से आपको एक सफल दैनिक दिनचर्या बनाने में मदद नहीं मिलेगी। इससे चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। इसलिए इस पर ध्यान न दें। अपने आप को दोषी या शर्मिंदा महसूस न करें। बस अपनी दिनचर्या फिर से शुरू करें
और इसे एक समय में एक दिन करें। 3. समझें कि दुनिया आपके खिलाफ है। आज की दुनिया में फोकस बनाए रखना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कोई हमारा ध्यान आकर्षित करने की होड़ में है। और मैं सिर्फ हमारे परिवार के सदस्यों, दोस्तों या सहकर्मियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं मार्केटर्स, यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स के बारे में भी बात कर रहा हूं। आजकल पहले से कहीं अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता कई कंपनियों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। संक्षेप में, आपका फोकस बहुत सारे पैसे के लायक है। यही कारण है कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हालांकि आपका फोकस भी आपके लिए बहुत सारे पैसे के लायक है। जब आप अपना ध्यान पुनः प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो आप अपने जीवन को मौलिक रूप से बदल सकते हैं। आप अपना ध्यान महान कार्यों में लगाकर अधिक पैसा कमा सकते हैं और आप इसे अधिक सार्थक गतिविधियों, जैसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना या अपने पसंदीदा शौक में संलग्न होना, की ओर पुनर्निर्देशित करके अपनी भलाई बढ़ा सकते हैं। यह मेरी बात है। दुनिया आपके खिलाफ काम कर रही है। हमेशा कोई ना कोई आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे में आपके पास दो विकल्प हैं। आप आदतों और प्रणालियों का निर्माण करके अपने फोकस की रक्षा कर सकते हैं, या आप बिना तैयारी के रह सकते हैं और किसी को भी उन महत्वपूर्ण चीजों से आपका ध्यान भटकाने दे सकते हैं जो आपको अपने समय के साथ करनी चाहिए। आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? 4. एक आकस्मिक योजना तैयार करें। पुनरावृत्ति से बचने का एक प्रभावी तरीका एक आकस्मिक योजना बनाना है। ऐसा करने के लिए उन सभी तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आपका ध्यान भटक सकता है और आप अपने पिछले व्यवहार पर वापस लौट सकते हैं, और एक आकस्मिक योजना बनाकर उनसे बचाव करें। तो कौन सी चीजें आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती हैं? उदाहरण के लिए, अगर मैं सुबह सबसे पहले अपना फोन चेक करता हूं, तो संभवतः मैं एक उत्तेजना से दूसरी उत्तेजना की ओर बढ़ जाऊंगा। मैं फेसबुक देखूंगा, फिर शायद किसी संदेश का उत्तर दूंगा। यह संदेश मुझे कुछ और करने की आवश्यकता की याद दिला सकता है, या यह मुझे विचार दे सकता है। अचानक मेरा मन उत्तेजित हो जाएगा और मुझे आज सुबह न लिखने के लिए ढेर सारे अच्छे कारण बताएगा। अपनी आकस्मिक योजना बनाने के लिए ध्यान भटकाने की सबसे अधिक संभावना वाली सभी गतिविधियों पर विचार करें। उन्हें पहचानने के लिए आपके द्वारा पहले बनाई गई नहीं कर सकते कि सूची पर दोबारा गौर करें। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें। किस कारण से आपका ध्यान भटक सकता है और आप अपनी सुबह की दिनचर्या करना बंद कर सकते हैं। अपनी कार्रवाई मार्गदर्शिका का उपयोग करते हुए उन सभी सबसे खराब परिदृश्यों को लिखें जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। स्वयं को इन परिदृश्यों से गुजरते हुए कल्पना करें। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? अब आप किस प्रकार प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? अपने आप को इन परिदृश्यों से यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से निपटते हुए देखें। 5. एक स्थायी प्रणाली स्थापित करें। आपकी उत्तेजना के स्तर को कम करने की कुंजी एक सरल और टिकाऊ प्रणाली को लागू करना है। यह प्रणाली आवश्यक रूप से विकर्षणों को पूरी तरह से बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी आदतें डालने की आवश्यकता है जो आपको ध्यान केंद्रित रहने में मदद करेंगी। नतीजतन, जैसा कि हमने पहले देखा है, सुनिश्चित करें कि आपके पास एक सरल दैनिक दिनचर्या है जिसका आप लगातार पालन कर सकते हैं। 6. यहाँ और अभी न्यूरोट्रांसमीटर विकसित करें। अत्यधिक उत्तेजना को रोकने के लिए यहाँ और अभी न्यूरोट्रांसमीटर विकसित करें जिसमें एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन या सेरोटोनिन शामिल हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर के विपरीत हैं, क्योंकि ये आपको शांत और अधिक सक्रिय महसूस कराते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटरों को सक्रिय करने के लिए ऐसी गतिविधियां शामिल करें जो आपको वर्तमान में स्थापित करें, जैसे ध्यान। केवल कुछ मिनटों के लिए भी ध्यान करके आप इस क्षण में अधिक उपस्थित रहने का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। आप अपना ध्यान अपनी 5 इंद्रियों में से किसी एक पर भी केंद्रित कर सकते हैं, फिर किसी अन्य इंद्रिय पर स्विच करें और किसी अन्य पर, इत्यादि। ध्यान करने का कोई गलत तरीका नहीं है। शुरुआती लोगों के लिए ध्यान की किताबें देखें, ध्यान के वीडियो ऑनलाइन खोजें, या बस प्रयोग करें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। खिंचाव। जब आप खिंचाव करते हैं तो आप स्वचालित रूप से अपने शरीर को आराम देते हैं और अपनी सांस को धीमा कर देते हैं, जिससे आप शांत और अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। सचेतनता।
इसका मतलब है कि आपके अंदर और आपके आसपास क्या चल रहा है, इसके बारे में जागरूक रहना। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, आप प्रत्येक स्वाद या बनावट पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे खा सकते हैं, या आप अपना ध्यान अपने शरीर पर रख सकते हैं और सिर से पैर तक आप जो भी संवेदनाएं अनुभव कर रहे हैं उनका निरीक्षण कर सकते हैं। आप यथासंभव उपस्थित रहने का प्रयास करते हुए घरेलू या काम संबंधी कामों को पूरा करने का अभ्यास भी कर सकते हैं। चिंतनशील चलना। जब आप टहलने जाते हैं तो आप कितने उपस्थित रहते हैं? क्या आप पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं? क्या आपको अपने चेहरे पर हवाएं उड़ती हुई महसूस होती हैं? क्या आपने बादलों का आकार देखा? अक्सर लोग अपने अगले काम के बारे में सोचकर या अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में चिंता में डूब जाते हैं। उनके जैसा मत बनो। अगली बार जब आप टहलने जाएं, तो अपने आसपास की चीजों को ऐसे देखें जैसे आप उन्हें पहली बार देख रहे हों। अपनी प्रत्येक इंद्रिय पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसी चीजें देखें जो आपने पहले कभी नहीं देखी हों। ऐसी ध्वनियां सुनें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हों। उन सुगंधों को सूंघें जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सूंघा है। ऐसी शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव करें जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया हो। उपस्थित रहें। गहन सामाजिक संपर्क। अन्य मनुष्यों के साथ बातचीत करने से ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय हो जाते हैं, जिन्हें कभी कभी लव हार्मोन भी कहा जाता है। आप जितना अधिक उपस्थित रहेंगे, उतना अधिक आप जुड़ने और जुड़ाव की सुखद अनुभूति का अनुभव करने में सक्षम होंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उन लोगों के साथ पर्याप्त समय बिताएं जिनकी आप परवाह करते हैं। उदासी। कुछ न करने का अभ्यास करना आपकी उत्तेजना के स्तर को कम करने का एक अच्छा तरीका है। हमारा मन लगातार कुछ करना चाहता है। एक पल के लिए कुछ न करने से सहमत रहें। बैठें और चीजों का निरीक्षण करें। चुपचाप खाएं या बिना किसी विशेष इरादे या गंतव्य को ध्यान में रखते हुए चलें। उपरोक्त कुछ गतिविधियों को शामिल करके आप अपने दिन के दौरान शांत और अधिक उपस्थित रहेंगे। परिणाम स्वरूप आप अत्यधिक उत्तेजित होने के जोखिम को कम कर देंगे। आप कैसे हैं? आप अपनी दैनिक दिनचर्या में कौन सी गतिविधियां लागू कर सकते हैं? कार्रवाई कदम। अपने एक्शन गाइड का उपयोग करते हुए शांत और केंद्रित रहने के लिए कम से कम एक गतिविधि लिखें जिसे आप हर दिन शामिल कर सकते हैं। 30 दिवसीय चुनौती के लिए प्रतिबद्ध रहें। आपके डोपामाइन डिटॉक्स से लाभ उठाने के लिए मैं आपको अगले 30 दिनों तक पालन करने के लिए एक सरल दैनिक दिनचर्या लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसे 30 दिवसीय चुनौती के रूप में देखें। इससे आपको अपना डोपामाइन डिटॉक्स खत्म होते ही अपनी पुरानी आदतों पर लौटने से बचने में मदद मिलेगी। वैकल्पिक रूप से आप श्रृंखला की अन्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप फोकस और उत्पादकता के उच्च स्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। श्रृंखला की प्रत्येक अगली पुस्तक आपको केवल 7 दिनों में आलोचनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करेगी। पुस्तक 2 तत्काल कार्रवाई में आप जानेंगे कि विलंब पर कैसे काबू पाया जाए। पुस्तक 3 पावरफुल फोकस में आप सीखेंगे कि स्पष्टता कैसे प्राप्त करें और लेजर शार्प फोकस कैसे विकसित करें। पुस्तक 4 स्ट्रैटेजिक माइंडसेट में आप अपने महत्वपूर्ण सोच कौशल को परिष्कृत करेंगे और एक स्पष्ट रणनीति विकसित करेंगे जो आपकी उत्पादकता को आसमान छूने में मदद करेगी। निष्कर्ष, आप अपने फोकस को नियंत्रित करना चुन सकते हैं या आप किसी और को इसे अपने से दूर ले जाने दे सकते हैं। जब आप अत्यधिक उत्तेजक गतिविधियों से बचना सीख जाते हैं, जो शांत और केंद्रित रहने की आपकी क्षमता को नष्ट कर देती है, तो आप अपने प्रमुख कार्यों को पहले से कहीं अधिक आसानी से निपटाने में खुद को सक्षम पाएंगे। डोपामाइन डिटॉक्स से गुजरने से आपको उत्तेजना के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि आप अपने प्रमुख कार्यों पर काम कर सकें। याद रखें कि उत्साह और संतुष्टि एक ही चीज नहीं है। जैसे जैसे आप बाहरी उत्तेजनाओं को खत्म करना और अपने काम, शौक या रिश्तों में डूबना सीख जाते हैं, आप संतुष्टि की गहरी भावना का अनुभव करेंगे और बहुत बेहतर महसूस करेंगे। आप अधिक उत्पादक बनेंगे और अपने कई लक्ष्यों और सपनों को पूरा करेंगे। इसलिए अपने वातावरण को अपने मस्तिष्क पर कब्जा करने देना बंद करें और इसके बजाय उस पर नियंत्रण हासिल करें। यह स्वस्थ और उत्पादक जीवन की कुंजी है। ऑडियो बुक समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए। जय श्री